करते हैं मापक यंत्रों की। आज का जो टॉपिक होगा वो हो जाएगा मापक यंत्र। तो मापक यंत्र से क्वेश्चन बनते कैसे हैं इसको समझिएगा। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है। इसकी कुछ क्या होती है बच्चों? इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सर? इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो एक तीर से कई शिकार करने की शॉर्ट ट्रिक है इसकी, और इससे कई बार क्वेश्चन आए हैं। आप देखेंगे 50-60 क्वेश्चन इसी से अकेले आए हैं। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है। कहीं पर आपको एक शब्द मिल जाए हाइड्रो, कैसा शब्द मिल जाए? आप कहेंगे हाइड्रो, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में लिख दें, इसको हिंदी में लिख देते हैं। कहीं पर भी आपको क्या मिल जाए बच्चों? हाइड्रो शब्द मिल जाए, हाइड्रो, हाइड्रो। तो समझ जाइएगा वहां पर पानी की बात हो रही है, यानी कि जल की बात हो रही है। अब यहीं पर तरीका समझ लीजिएगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जल का घनत्व किससे नापा जाता है, जल का घनत्व किससे मापा जाता है, तो आपका उत्तर आ जाएगा हाइड्रोमीटर, है ना। जल का घनत्व हाइड्रोमीटर। इसके बाद जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहेंगे हाइड्रोफाइटा। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हाइड्रोफाइटा। फिर इसके बाद जिसको जल से डर लगता है, यानी कि आपने देखा होगा रेबीज, है ना, एक रोग होता है जो कुत्ता बंदर वगैरह काट ले तो रेबीज हो जाता है। और रेबीज को हम लोग कहते हैं, इसमें क्या है, व्यक्ति जल से डरता है, व्यक्ति क्या करता है, जल से डरना शुरू कर देता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहां पर भी जल मिल गया तो यहां पर कर देंगे हाइड्रोफोबिया। यहां पर क्या कर देंगे लाडलो? यहां पर कर देंगे हाइड्रोफोबिया। तो देख पा रहे हो ना कैसे एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। तो यहां पर हमने कर दिया हाइड्रोफोबिया। आई विश कि आपको बात समझ में आ रही है ना। मैं आशा करता हूं आपको मैं अच्छे समझा पा रहा हूं। फिर इसके बाद यहां पर बात करते हैं अगला पार्ट पर। ऐसे बहुत सारे बनेंगे। अगला, जैसे यहां पर अगला होता है हाइग्रो, ये बहुत आता है पेपर में। और हाइग्रो जो होता है वो आर्द्रता या नमी को बताता है। जो हाइग्रो होता है वो आर्द्रता या नमी को बताता है। तो कहीं पर भी आर्द्रता या नमी मिल जाएगा, आपको हाइग्रो वाला शब्द चूज करना है। फिर इसके बाद ऐसे ही मैं आपको और भी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। कहीं पर आपको मिल जाए पायरो, और ये पायरो से तो इतना प्रश्न पूछा गया है, इतना प्रश्न पूछा गया है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पायरो का मतलब होता है उच्च तापमान। पायरो का मतलब होता है उच्च तापमान, उच्च तापमान। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए उच्च तापमान किसका होगा, तो आप कहेंगे सूर्य का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य का तापमान मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। वैसे तो ये जो पायरोमीटर होता है, बेसिकली ये जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर, ये स्टीफन के नियम पर काम करता है। ये क्या करता है? स्टीफन के नियम पर काम करता है। और स्टीफन का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक ताप को खींचने की क्षमता होती है ना। यानी कि अगर मैं कह दूं कि कोई भी बॉल ले लीजिए, कोई भी बॉल ले लीजिए, या फिर लोहे की एक आपने बॉल ले ली, आपने अगर एक लोहे की बॉल ले ली और इसको गर्म करने की कोशिश करी, जब आपने इसको गर्म करने की कोशिश करी तो याद रखिएगा इसकी एक कैपेसिटी होगी कि वो बॉल उतनी ही गर्म होगी, है ना। फिर एक समय के बाद जब ये बॉल पूरी तरीके से गर्म हो जाएगी तो फिर जितनी भी किरण आएगी, जितनी भी आप एनर्जी देंगे, उसको वो अवशोषित नहीं करेगी, उसको वो क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी। उसको ये क्या कर देगी? परावर्तित कर देगी। जब ये परावर्तित कर देगी तो इसी परावर्तित किरण का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सूर्य का तापमान ज्ञात करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं पायरोमीटर को। पायरोमीटर क्या कहते हैं, है ना? इसको कहते हैं उच्च विकिरण उत्तापमापी। क्या कहते हैं बेटो? इसे हम कहते हैं उच्च, है ना, विकिरण उत्तापमापी। उच्च विकिरण उत्तापमापी कहते हैं, उत्तापमापी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये टोटल रेडिएशन पर काम करता है, पूर्ण विकिरण कहते हैं, है ना। ये टोटल रेडिएशन पर काम करता है, टोटल रेडिएशन, पूर्ण विकिरण पर काम करता है, पूर्ण विकिरण पर काम करता है ना। और आपको पता होना चाहिए, ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग कितना, मिनिमम कितना टेम्परेचर या मैक्सिमम कितना टेम्परेचर, तो मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम आप कहेंगे 800 डिग्री सेल्सियस। यानी 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान, 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का ही तापमान आप ज्ञात कर सकते हैं। किससे? पायरोमीटर से। किससे बच्चों? पायरोमीटर से। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? उत्कर्ष बेटा तुम्हें हम झपड़िया ना दे अभी। सर आज पॉलिटिक्स क्लास हुई थी क्या 10 बजे वाली? अभी मेरे सामने पॉलिटिक्स क्लास चल रही है।
क्या बात कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या? यहां पर आके बकवास करने आते हो क्या? बगल में सर क्लास नहीं ले रहे हैं? अभी सुबह भी तुम पूछ रहे थे क्लास का शेड्यूल देखो, पेड बैच लिया होगा ना, तो क्लास का शेड्यूल देखो, उसमें जाओ। जो बैच लेने आ रहा है कि क्लास हुई थी नहीं हुई थी, अरे देखो ना लाइव चल रही कि नहीं चल रही है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सब कुछ हम ही से पूछना है, पढ़ाने नहीं देना है। चलो अगले बात करते हैं। तो हाइग्रो मतलब क्या हो जाएगा? आर्द्रता हो जाएगी। पायरो मतलब क्या हो जाएगा? उच्च तापमान हो जाएगा। हाइड्रो मतलब क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। उसी प्रकार से और भी आते हैं, जैसे लैक्टो। उसी के प्रकार से और भी आता है, जैसे लैक्ट आता है, लैक्ट, एल है ना, लैक्ट। देखिएगा ये लैक्ट से क्या बनता है? ये लैक्ट से क्या बनता है? लैक्ट से बनता है दूध। लैक्ट से क्या बनता है? लैक्ट से बनता है दूध, ठीक है ना। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अब इसको याद करने का तरीका क्या है? तो लैक्ट का मतलब बच्चों दूध हो गया। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए दूध का घनत्व किससे नापेंगे? दूध का घनत्व किससे नापेंगे, या दूध की शुद्धता किससे नापते हैं, ऐसे भी प्रश्न आता है। तो आप लैक्ट याद रखेंगे। लैक्ट याद रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। अगर आप लैक्ट याद रखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए दूध का जीवाणु कौन सा है? दूध का जीवाणु कौन सा है? दूध का जीवाणु कौन सा है ना, जो दूध को दही में बदल देता है? तो आप कहेंगे लैक्टोबैसिलस। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस। तो लैक्ट यहां पर भी मिला आपको, तो लैक्टो क्या हो गया बच्चों? लैक्टोबैसिलस हो गया। ये क्या हो गया? लैक्टोमीटर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी प्रकार से कह दिया जाएगा दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आप क्या आंसर क्या आ जाएगा? फिर दूध लिखा हुआ है, तो दूध लिखा हुआ है तो सूत्र क्या था? लैक्ट था। तो यहां पर हमने लिख दिया लैक्टिक अम्ल। यहां पर हमने आंसर क्या लिख दिया? यहां पर हमने आंसर लिख दिया लैक्टिक अम्ल। तो यहां पर हमने आंसर क्या लिख दिया? लैक्टिक अम्ल लिख दिया। बताओ यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? तो लैक्टोमीटर हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। इस प्रकार से ऐसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बता देना है। कोई दिक्कत क्या है यहां पर? इसमें कोई दिक्कत क्या नहीं। इसी प्रकार से तरीके से आपको याद करना है, तरीके से आपको याद करना है। उसी प्रकार से एक होता है सोनार, ठीक है ना। एक प्रकार से एक क्या होता है बच्चों? एक होता है सोनार और एक होता है राडार। एक होता है सोनार और एक होता है राडार। आप हमको राडार का फुल फॉर्म बताएंगे। आप जल्दी से हमको राडार का फुल फॉर्म बताएंगे। हाँ, लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल दूध का नाम हो जाएगा और लैक्टोमीटर आपका दूध की शुद्धता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड, साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार से करते क्या है? सोनार से बता समझिएगा, समुद्र के भीतर, समुद्र के भीतर दूध में सर प्रोटीन भी पाया जाता है, उसका क्या करें? उसका क्या करें? उसके लिए आपको अलग याद करना पड़ेगा। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है, दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं केसीन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? केसीन। और ये केसीन क्यों बना हुआ है? क्योंकि दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है बच्चों। दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है और कैल्शियम से ही केसीन बना हुआ है। अब देखिएगा दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को पचाने वाला एंजाइम आपका रेनिन है। अब जो रेनिन है वो क्या करता है? इस केसीन को तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? तो आप कह देंगे कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। किसमें तोड़ता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में। तो ये बताओ याद रखोगे? तो ये किसको तोड़ता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट में तोड़ता है। याद रखोगे ना। तो दूध की प्रोटीन का नाम बच्चे केसीन है। या फिर क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है? दूध का रंग सफेद क्यों होता है? दूध का जो रंग होता है वो सफेद क्यों होता है? तो भी आपका उत्तर क्या आ जाएगा कि केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफेद होता है। फिर इसके बाद साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। हमने आपसे राडार का फुल फॉर्म पूछा था और चुपचाप आप लोग बैठे हुए हो, है ना। तो हर्षित वर्मा का ही बस आंसर आया है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बहुत बढ़िया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन, डिटेक्शन एंड
रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब देखिएगा राडार से क्या करते हैं, राडार से क्या करते हैं, राडार से हम लोग सतह से ऊपर की, सतह से ऊपर, जैसे ये है जमीन, स्थल, स्थल से ऊपर, है ना, स्थल से ऊपर, स्थल से ऊपर किसी वस्तु की जानकारी के लिए हम लोग राडार का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन आपके, है ना, देश में घुस जाए अचानक से, तो राडार बता देता है कि कितनी स्पीड से कोई वस्तु हमारी तरफ आ रही है। तो वो सब काम कौन करता है, राडार करता है। इसके बाद सोनार क्या करता है बच्चों, सोनार, है ना, सोनार क्या करता है, समुद्र के अंदर, समुद्र के भीतर, समुद्र के भीतर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए, समुद्र के भीतर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, सोनार का। जो सोनार होता है वो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से काम करता है, अल्ट्रासोनिक वेव के माध्यम से काम करता है। अल्ट्रासोनिक वेव जाती हैं समुद्र के अंदर, टकराती हैं जिस वस्तु से, उसकी छवि बना देती हैं, आपने देखा होगा। तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। और राडार में आपका रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। राडार में आपका बच्चों रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। राडार में किसका प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंगों का। सोनार का में किसका प्रयोग करते हैं, पराश्रव्य तरंगों का। अल्ट्रासोनिक वेव का किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव वो होती हैं जिनकी आवृत्ति, जिनकी जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है, जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है उन्हें हम लोग कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलो अगली बात हम लोग यहां पर करते हैं, कुछ अन्य मापक यंत्रों की बात करते हैं। धन्यवाद कमलीकांत, कमलीकांत नाम है, कमलकांत, अच्छा। तो अब अगली बात करते हैं हम लोग। यहां पर अगली बात क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने दूध के बारे में देखा, हम लोगों ने सोनार के बारे में देखा, हम लोगों ने राडार के बारे में देखा, हम लोगों ने हाइड्रो के बारे में देखा, हाइग्रो के बारे में देखा, पायरो के बारे में देखा, है ना। फिर इसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला उठाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डेमो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमो। जो डेमो है वो भीड़ को दर्शाता है, याद रखिएगा, जो डेमो है वो किसको दर्शाता है, भीड़ को दर्शाता है। उसी प्रकार से CYNO जो साइनो है वो कुत्ते से संबंधित है, यानी कुत्ते से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको साइनो शब्द का यूज करना है। फिर इसके बाद अगर आपके पेपर में बोवाइन आता है, बोवाइन, तो वो आपका गाय से संबंधित होगा। वो आपका किससे संबंधित होगा बच्चों, तो वो आपका गाय से संबंधित होगा। जब कहीं पर भी आपका XERO यानी कि जीरो नाम का कोई शब्द लगा हो, जब आपका जीरो नाम का कोई शब्द लगा हो तो वहां पर रेगिस्तान जैसा कोई क्वेश्चन आता है, रेगिस्तान, या कह सकते हैं बंजर भूमि या फिर रेतीली भूमि। जैसे अगर मैं कह दूं जीरो फाइटा, सुनिएगा, अगर मैं कह दूं यहीं पर आपके से क्वेश्चन बनाओ और लिख दूं मैं यहां पर जीरो फाइटा, तो जीरो फाइटा जो है वो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे हैं। वो क्या हो जाएंगे, रेगिस्तानी पौधे हो जाएंगे, यानी जो बिना पानी के उगते हैं उन्हें हम लोग कह देंगे जीरो फाइटा। उसी प्रकार से एक होता है जीनो, XENO। जब आपको कहीं पर जीनो नाम का शब्द मिलेगा तो वो हमेशा विदेशी चीजों को दर्शाता होगा, चाहे वो विदेशी वस्तु हो, विदेशी जानवर हो, या कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो विदेशी वाला याद रखिएगा जीनो होता है, XENO याद रखना है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला जो बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जाता है, जो लगातार आपसे पूछा जाता है वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि बताइए किसी वस्तु का आंतरिक और बाहरी व्यास ज्ञात करने के लिए, आंतरिक और बाहरी व्यास डायमीटर ज्ञात करने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो आपका उत्तर आता है कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से एक होता है मैनो, HMANO, ये क्या बताता है, ये दाब बताता है। ये क्या बताता है, दाब। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी द्रव का दाब ज्ञात करना हो, किसी भी द्रव का दाब ज्ञात करना हो या किसी भी गैसों का दाब ज्ञात करना हो, अगर आपको द्रव का दाब ज्ञात करना है या गैसों का दाब ज्ञात करना है तो आप क्या कर देंगे, मैनो में बस मीटर जोड़ देंगे। यानी मैनो में क्या जोड़ देंगे आप लोग, मैनो में
मीटर जोड़ देंगे तो मैनोमीटर किसी द्रव का दाब या मैनोमीटर किसी गैस का दाब। हाँ बेटा, नागफनी, नागफनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। तो मैनो क्या होता है बच्चों? मैनो आपका दाब होता है। उसी प्रकार से जब आपका बार मिलता है, बार, BAR, है ना, तो ये बार पीने वाला नहीं है कि हुक्का बार हो जाएगा। तो ये जो बार है वो दाब नहीं है। दाब के आगे कुछ जोड़ देना है, क्या? पारिस्थितिकी दाब। क्या जोड़ देना है? पारिस्थितिकी दाब जोड़ देना है। पारिस्थितिकी दाब आपको जोड़ देना है, अर्थात वायुमंडलीय दाब। अर्थात बच्चों कौन सा? वायुमंडलीय दाब। क्या जोड़ देना है? वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना। तो वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेंगे? तो बार से ही बन जाएगा बैरोमीटर। बार से ही बन जाता है आपका बैरोमीटर। अब यहां से बैरोमीटर से कुछ क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। यही बैरोमीटर से कोई आपसे, इसी बैरोमीटर से आपसे यहीं से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। वो क्वेश्चन क्या बनते हैं जरा इसको समझिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बनता है, यदि बैरोमीटर का पॉइंट, यदि बैरोमीटर का पॉइंट अचानक से नीचे गिर जाए, यदि बैरोमीटर का पॉइंट अचानक से गिर जाए तो ये किस बात का संकेत होगा? तो बैरोमीटर का पॉइंट यदि अचानक से गिर जाता है तो ये आपका उत्तर होगा आंधी तूफान का संकेत। तो ये आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आंधी प्लस तूफान का संकेत होता है। और अगर यहीं पे अगला प्रश्न पूछा जाए कि यदि पॉइंट धीमे धीमे नीचे गिरे, धीमे धीमे गिरे, यानी अचानक ना गिर के अगर धीमे धीमे गिरे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे तो फिर ये वर्षा का संकेत लाता है। तो फिर ये क्या लाता है? तो फिर ये वर्षा का संकेत लाता है। और अगर पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़े, यदि पॉइंट ऊपर बढ़े, यदि पॉइंट ऊपर बढ़े तो क्या होगा? तो फिर ये मौसम साफ होने का संकेत होगा। यदि बैरोमीटर का पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो मौसम क्या हो जाएगा? मौसम साफ हो जाएगा, यानी मौसम का साफ होने का संकेत आपको बैरोमीटर दिखाने लगता है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं। पूछने वाले क्या है मैं आपको बताने ही वाला हूं, है ना। तो यहां तक आपको बात समझ में आई। उसी प्रकार से कहीं पर आपको मिल जाता है, सुनिएगा, कहीं पर आपको अगर मिल जाता है कार्डियो, है ना, कहीं पर क्या मिल जाता है? कार्डियो, है ना। तो कहीं पर अगर आपको कार्डियो शब्द मिल जाता है, कार्डियो, है ना, कार्डियो, तो ये हमेशा आपका हृदय से संबंधित होता है। यदि कहीं पर आपको कार्डियो शब्द मिल जाता है तो ये आपका किससे संबंधित होता है? तो फिर ये आपका हृदय से संबंधित होता है। जैसे कार्डियोग्राफ, कार्डियोलॉजी, आप समझ में आ जाएगा ना। वैसे ही अगर आपका कहीं पर भी रेनल से संबंध होता है, रेनल, कहीं पर भी आपको रेनल नाम का शब्द मिलता है, रेनल, तो वो आपका किडनी यानी वृक्क से संबंधित होगा। तो आपका किससे संबंधित होगा? किडनी यानी कि वृक्क से, वृक्क यानी कि गुर्दा से संबंधित आपका होगा। किडनी, वृक्क या गुर्दे से आपका संबंधित होगा। ठीक है ना। तो रेनल याद रखिएगा। उसी प्रकार से एक होता है न्यूरॉन, एक होता है न्यूरॉन, है ना। तो जो न्यूरॉन का शब्द है ना, रेनल की बात करें और चाहे यहां पर हम लोग नेफ्रॉन की बात करें, तो कहीं पर आपका नेफ्रॉन भी यूज हो जाए, चाहे रेनल की बात करें और चाहे नेफ्रॉन की बात करें, तो रेनल और नेफ्रॉन दोनों ही आपको बताएंगे किसके बारे में? किडनी के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार से जो न्यूरॉन होता है वो आपका ब्रेन के बारे में बताता है। ब्रेन यानी कि मस्तिष्क के बारे में, आपके बारे में बताता है, तो न्यूरॉन। ठीक है ना। अब इसी न्यूरॉन से ही तो बनता है, जैसे नेफ्रॉन से बनता है नेफ्रोलॉजी। देखिएगा, यदि नेफ्रॉन से क्या बन जाता है? नेफ्रोलॉजी, तो आप समझ जाते हैं कि नेफ्रोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, है ना, किडनी का अध्ययन, है ना। तो आप क्या कह देंगे? लॉजी मतलब शब्द लग गया है, लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? अध्ययन। वैसे न्यूरोलॉजी होता है। अब यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, MIP, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर हम कर देते हैं MIQ, ठीक है ना। यहां पर हम कर देते हैं MIQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक होता है EEG, सुनिएगा, एक होता है EEG, ठीक है ना, इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राफ। क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राफ, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राफ ये बताता है, जो EEG है ये बताता है कि मस्तिष्क सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मस्तिष्क के कार्य का सही पता लगाने के लिए
मस्तिष्क के कार्य का सही पता लगाने के लिए ईईजी कराया जाता है। क्या कराया जाता है बच्चों? ईईजी कराया जाता है। धन्यवाद मोनिका। तो इलेक्ट्रोइंसेफालोग्राफ ईईजी क्या होता है? हाँ बेटो समझिएगा कि मस्तिष्क के कार्य का सही पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। इसी में एक होता है ईसीजी, इसी में एक होता है ईसीजी, है ना। तो ईसीजी क्या होगा? अब फुल फॉर्म समझेंगे, फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। कार्डियो और कार्डियो मतलब क्या होता है बच्चों? कार्डियो मतलब क्या होता है? हृदय होता है ना। तो आप क्या बता देंगे कि इसका यूज किसमें करेंगे? हृदय, हृदय का सही कार्य, हृदय का सही कार्य पता लगाने के लिए। तो हृदय सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। अच्छा, अगर मैं अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं, अगर अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे जस्ट छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे कहा पानी के अंदर, अगर मुझे पानी के अंदर किसी ध्वनि को रिकॉर्ड करना है तो उसका यंत्र क्या कहलाएगा? अब बताइए। जल के भीतर, जल के भीतर यदि हमको ध्वनि को रिकॉर्ड करना है, जल के भीतर यदि हमें ध्वनि को रिकॉर्ड करना है तो क्या करेंगे? तो अभी तो सर आपने बताया, अपना कितना अच्छा तरीका बताया कि सर जल का मतलब होता है हाइड्रो, है ना, और हम लोग देखते हैं ध्वनि, ध्वनि का मतलब होता है फोन। तो आप कह देंगे सर जी इसका तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोन, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे करके सारी बातें अच्छे से कर सकते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे करते बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। जैसे सुनिएगा, कभी क्या होती है, कभी व्यक्ति की हार्ट बीट बिल्कुल कम हो जाती है, कभी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है ना। तो अब हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए एक बाहर का एक मशीन लगा दी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चों पेस मेकर, है ना। तो यहाँ पर जो पेस मेकर है इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जो पेस मेकर है इससे कई सारे बार पेपर में क्वेश्चन बने हैं। पेस मेकर, है ना, पेस मेकर जिस कंपनी ने बनाया होता है, हर पेस मेकर का अपना एक क्या होता है? एक कोड होता है। यदि उसको आप हैक कर सकते हैं तो आप किसी की भी हार्ट बीट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको हार्ट अटैक भी ले आ सकते हैं। तो जो पेस मेकर होता है ये क्या है? कृत्रिम रूप से बनाया गया यंत्र है जो हृदय की धड़कन को, जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है, जो हृदय की धड़कनों को क्या करता है बच्चों? नियंत्रित करता है, और उसको कोशिश करता है कि 72 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट धड़काए, है ना। तो ये हो जाता है पेस मेकर। लेकिन यहीं पर अगर हम लोग बात करें ब्लड प्रेशर की, यदि यहीं पर हम लोग बात करें बच्चों किसकी? ब्लड प्रेशर की बात करें, यदि यहीं पर हम लोग किसकी बात करें? ब्लड प्रेशर की बात करें, यानी रक्तदाब की बात करें। यदि यहीं पर हम लोग ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब की बात करें तो रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा क्या है बच्चों? स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। आप कहेंगे सर जी ये बताओ, अभी तो आपने बताया था, है ना, तो उसी से हमको तो याद आ जाएगा। जैसे मैनोमीटर, मैनोमीटर क्या करता है? दाब मापता है। दाब किसका मापता है? या तो गैस का या तो द्रव का। तो हमारा जो खून है, जो हमारा खून है, ब्लड है, वो एक प्रकार से द्रव है। अरे हाँ कि ना। तो मैनोमीटर तो दाब हो गया, स्फिग्मो क्या हो जाएगा? रक्त हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ब्लड प्रेशर से, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो आप कह देंगे स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अब देखो यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन अलग बनाकर रखते हैं। यहीं पर हम लोग क्या करते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन अलग बनाकर रखते हैं। जैसे यहां पर आपने देखा होगा नब्ज होती ना, नाड़ी, है ना। जैसे कि जब कभी खांसी जुकाम हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाओ, जब कभी डॉक्टर के पास जाते हो तो हम लोग क्या करते हैं? वो एक आल्हा लगाता है, आल्हा, और आल्हा लगा के आपसे कहता है घूम जाओ, सांस ऊपर लो, तेज लो, ऐसे लो, वैसे लो। अरे हाँ कि ना। तो वो आपकी क्या चेक करता है? नब्ज चेक करता है। वो आपकी क्या चेक करता है बच्चों? वो आपकी नब्ज चेक करता है ना। कि अगर आपसे पूछा जाए नाड़ी को मापने वाला यंत्र क्या है, नाड़ी या नब्ज को मापने वाला यंत्र क्या है, तो आप कहेंगे आल्हा, है ना।
आल्हा नहीं कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप। उसको हम लोग क्या कहते हैं लाडलो, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। इसको क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं, आल्हा नहीं कहेंगे, स्टेथोस्कोप इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ पर एक और अच्छी बात बताते हैं। जैसे मेरे गले में, जैसे मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे, मतलब 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चों को मैं जब एक साथ पढ़ाता था, ठीक है ना, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे भी होंगे ऑफलाइन क्लास के, है ना, बिल्कुल सिनेमा हॉल बना रहता था मेरा क्लास, हमेशा जब भी पता चलता था सुभाष सर की क्लास है, सिनेमा हॉल बना रहता था बिल्कुल, है ना। तो मैं कभी कभी माइक की बैटरी खत्म हो जाती थी, तब भी मैं इतनी तेज चिल्ला देता था, इतनी तेज चिल्लाता था, हालांकि पीछे सुनाई नहीं पड़ता था, अलग बात है ना। तो मतलब बहुत चिल्ला चिल्ला के मैं पढ़ाता था बिल्कुल ऊर्जा से। तो मेरे गले में क्या हो गया, पॉलिप पड़ गए, है ना, मांस मेरा टुकड़ा बढ़ गया। तो कभी कभी आज ठंडी जब आती है ना, तो जब मैं बिना गर्म पानी पिए, गरारा किए कभी मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं सुबह जब उठता हूँ तो मेरी आवाज़ नहीं निकलती है, ठीक है ना। तो वो सब गला वाला खराब हो गया था मेरा, 12 साल पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाते चिल्लाते। तो जितने भी अध्यापक ये देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाना तो बहुत ज़्यादा चिल्ला के नहीं पढ़ाना। बच्चे आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, आप चिल्लाएंगे आपका गला निकल जाएगा, फिर आपका गला कोई दान देने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए, अब एकलव्य रह नहीं गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं समझा देता हूं कि नाड़ी को मापने वाला यंत्र क्या है, स्टेथोस्कोप है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर बताने वाले थे, भुला गए। अब जो बताने वाले थे वो भूला। हाँ, तो क्या हुआ, फिर जब मैं अपने गला दिखाने गया तो उसने क्या कर दिया कि एक पाइप जैसा था, है ना, उसने हमारे गले में ऐसे करके पूरा अंदर डाल दिया ताकि दिखाएं, और उसमें आगे कैमरा लगा हुआ था। तो उसने हमारी क्या करी थी बच्चों, उसने हमारी करी थी इंडोस्कोपी। उसने हमारी क्या करी थी, इंडोस्कोपी करी थी। और जो इंडो का मतलब होता है वो होता है अंदर, यानी शरीर के आंतरिक भागों की जांच, शरीर के आंतरिक भागों की जांच, शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए, शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए क्या करवाई जाती है, इंडोस्कोपी करवाई जाती है ना। क्या करवाई जाती है बच्चों, इंडोस्कोपी करवाई जाती है। क्या यहां तक आपको बात समझ में आएगी, जल्दी बताओ सभी लोग, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? कुछ भी कठिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, कुछ भी आपको कठिन पढ़ाया गया है? कुछ नहीं पढ़ाया गया, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक और बात, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था, क्या एक बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था पायरोमीटर, याद करो पायरोमीटर, है ना। तो यहीं पर अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रकाश की तीव्रता अगर मापनी हो, प्रकाश की तीव्रता अगर आपको मापनी हो, तो प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है आपका लक्स मीटर, है ना। याद रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है बच्चों लक्स मीटर। बताओ, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है ना। ओके, हाँ बेटा, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने वाला यंत्र है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, अब अगली बात करी जाए। तो यहां तक हम लोगों ने बात करी, अब धीमे धीमे और भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो पेस मेकर की हम लोगों ने बात कर ली, हम लोगों ने इंडोस्कोपी की बात कर ली, है ना। फिर और छोटे छोटे फिजिक्स के आते हैं, और छोटे छोटे जो फिजिक्स के क्वेश्चन से आते हैं उससे क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। यस सर, ठीक है। अब यहां पर दो बातें और समझो, जैसे मैंने कह दिया हेलियो, जब मैं आपसे हेलियो कह दूंगा, हेलियो, तो वो हमेशा सूर्य को बताता है। जो हेलियो है, ये हेलियो शब्द ये सूर्य को डिनोट करता है। जबकि अगर मैं कह दूं हेलो या हेलो, है ना, अगर मैं हेलो या हेलो कर दूं, है ना, तो ये आपका समुद्री पानी है, यानी समुद्री जल है। समुद्री जल की बात करें और चाहे लवण की बात करें, तो याद रखिएगा, जब मैं हेलो की बात करूंगा तो समुद्री जल या समुद्री लवण होगा, और जब मैं आपसे हेलियो की बात करूंगा तो वो आपका सूर्य के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा बच्चों, सूर्य के बारे में बताता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से नेफ, NEPH, नेफ का मतलब होता है बादल। उसी प्रकार से जो नेफ होता है उसका मतलब होता है बादल। फिर उसी प्रकार से, है ना, एनिमो, ANIMO, जो एनिमो शब्द होता है वो डिनोट करता है हवा को। जो एनिमो होता है वो डिनोट करता है हवा को। अगर आपसे पूछा जाए बादलों की ऊंचाई मापने का यंत्र कौन सा है, बादलों का वेग मापने का यंत्र कौन सा है, बादलों की दिशा मापने का यंत्र कौन सा है, तो आप क्या कर देंगे, नेफोमीटर,
क्या लगा देंगे, नेफोस्कोप या नेफोमीटर, है ना। और उसी प्रकार से कहा जाए हवा की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो आप बता देंगे भैया एनीमोमीटर। क्या बता देंगे, एनीमोमीटर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत आता है, वो होता है टैकोमीटर। एक आपका और भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर जानते हो ना, टैकोमीटर जैसे कि पहिया होता है, पहिया, तो पहिए में टैकोमीटर लगा होता है ना, या इंजन होता है या फिर कोई भी पहिया वैया होता है, तो वो कितना घूमता है, 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है, 1 मिनट में कितनी बार घूमता है। बात समझ में आ रही है। तो घूर्णन गति मापने वाला उपकरण होता है ना। तो घूर्णन गति, टैकोमीटर क्या करता है, घूर्णन गति मापता है। घूर्णन गति, घूमने की गति, घूर्णन गति मापने का यंत्र है ना। तो जो टैकोमीटर होता है वो घूर्णन गति मापने का यंत्र होता है। बताइए सारी बातें समझ में आई? नहीं बेटा, सुनिएगा। अगर मैं आपसे एनिमो की बात करूं तो हवा तो होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हवा की गति कौन नापता है, तो आप कह देंगे एनीमोमीटर। लेकिन हवा एक और भी तो होती है, विंड। विंड का मतलब क्या होता है, हवा। तो अगर आपसे कह दिया जाए विंड वेन, तो विंड वेन क्या करेगी, हवा की दिशा बताएगा। विंड वेन क्या करेगा, हवा की दिशा बताएगा। जबकि एनिमो क्या करता है, हवा तो होता है लेकिन हवा की गति बताता है, हवा की गति बताता है। एक और बात, फोटो, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। याद रखिएगा, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश, सूर्य का जो भाग, सूर्य का जो भाग हम लोगों को दिखाई पड़ता है ना, सूर्य का जो भाग पृथ्वी वालों को दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि पूछा जाता है सूर्य का जो भाग, सूर्य का जो भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है, सूर्य का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, सूर्य का जो भाग पृथ्वी से दिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक होता है केस्कोग्राफ। कोई बताएगा केस्कोग्राफ का यूज किसमें करते हैं? और एक होता है क्यूसेक। एक होता है केस्कोग्राफ और एक होता है क्यूसेक, है ना। एक होता है क्यूसेक। तो देखिएगा केस्कोग्राफ क्या करता है, पौधे कितना बढ़ रहा है, पौधा प्रतिदिन कितना बढ़ रहा है, तो पौधे की लंबाई ज्ञात करने के लिए, है ना, तो पौधों की लंबाई ज्ञात करने के लिए या पौधों की वृद्धि ज्ञात करने के लिए केस्कोग्राफ का यूज करते हैं। जबकि क्यूसेक क्या होता है, इससे द्रव का प्रवाह नापा जाता है। इससे द्रव का क्या नापा जाता है, प्रवाह नापा जाता है ना, प्रवाह नापा जाता है। उसी प्रकार से एक होता है बोलो, एक क्या होता है, बोलो, और एक होता है कैलोरी, है ना। आपको पता है ना कैलोरी किसका मात्रक है, तो कैलोरी आपका ऊष्मा का मात्रक है। तो कैलोरी और बोलो, इनका संबंध हमेशा ऊष्मा से रहता है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि कैलोरी मीटर क्या है, कभी कभी आपसे पूछ जाएगा बोलो मीटर क्या है, तो आप बता ले जाएंगे अरे हाँ कि ना। अच्छा ये बताइए वेस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, वेस्कोसिटी, वाइस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? आप कहते हैं सर जी श्यानता। आप क्या कहते हैं, श्यानता। श्यानता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। श्यानता का मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। अब देखिएगा, यानी कि जो द्रव जितना गाढ़ा है, जो द्रव जितना गाढ़ा है वो उसकी वेस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आई? यानी कि जो जितना गाढ़ा है उसकी वेस्कोसिटी उतनी ही ज्यादा है। तो श्यानता किसकी ज्यादा है उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, वेस्कोमीटर। क्या यूज करेंगे, वेस्कोमीटर। तो विस्कोमीटर क्या हो जाएगा, श्यानता मापने का यंत्र हो जाएगा विस्कोमीटर। समझ में आ गया? जैसे मैं कह दूं कि शहद, दूध और पानी, इनको अगर श्यानता के आधार पर लगाइए कि किसकी वेस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे जी शहद की वेस्कोसिटी सबसे ज्यादा और दूध और पानी में दूध की वेस्कोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर बोलेंगे और जल्दी जल्दी बोलेंगे तभी तो मजा आएगी, है ना, जल्दी जल्दी। अच्छा जैसे कि हमने यहां पर आपको बताया, जैसे कि हमने यहां पर बताया कि हेलो मतलब होता है समुद्री जल। तो कभी कभी लोग कहते हैं सर ये सलाइन वाटर है। सलाइन का मतलब क्या होता है, नमकीन,
है ना। सलाइन का मतलब क्या होता है, नमकीन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए सैलिनोमीटर किस काम का आता है या फिर हेलोमीटर किस काम का आता है, तो आप बता देंगे किसी भी विलयन में लवण की मात्रा ज्ञात करने वाला उपकरण सैलिनोमीटर होगा या फिर हेलोमीटर होगा। ठीक है ना। सब कुछ इंग्लिश से ही बना है बच्चों, क्या बना है, इंग्लिश से ही बना है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक होता है रिएक्टर, ठीक है ना। एक क्या होता है बच्चों, रिएक्टर होता है ना, रिएक्टर। तो रिएक्टर क्या करता है, रिएक्टर क्या करता है बच्चों, रिएक्टर क्या करता है, तो रिएक्टर बताता है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर क्या बताता है, भूकंप की तीव्रता बताता है कि भूकंप कितनी तेज था, समझ में आ गया। और उसी में एक होता है सीस्मोग्राफ, उसी में बच्चों एक आपका पेपर में आता है सीस्मोग्राफ। तो सीस्मोग्राफ ये बताता है कि कौन सी भूकंप की तरंग आई थी, यानी भूकंप की तरंग कौन सी आई थी, है ना। तो भूकंप की 3 तरंग होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्ग, है ना, या लव। तो पीएसएल तरंगे होती हैं। तो सीस्मोग्राफ से ये पता चलता है, सीस्मोग्राफ से ये पता चलता है कि कौन सी तरंग आई थी, प्राइमरी आई थी, सेकेंडरी आई थी कि लॉन्ग या लव वेव आई थी। बताओ क्या यहां तक आपको बातें समझ में आई, जल्दी बताओ क्या यहां तक आपको बातें समझ में आई। बहुत बढ़िया। तो यहां तक हम लोग को बातें समझ में आ गई हैं, सब लोग को आ गई हैं। तो यस सर बोल दीजिए कि यस सर जितना अभी तक आपने पढ़ाया वो तो हमको समझ में आ गया। अब ऐसे बहुत सारे यंत्र होंगे, ऐसे क्या होंगे बच्चों, बहुत सारे यंत्र होंगे जो आपको, है ना, पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बताइए, यहां तक हम लोग, मुझे लगता है जहां तक वो मैंने समझा दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो अच्छा ये बताइए समुद्र की जो गहराई है, समुद्र की जो गहराई है वो किस में नापते हैं। तो आप कहेंगे सर जी वो तो फैदम में नापते हैं। किस में नापते हैं, फैदम में। तो और एक फैदम में कितने फीट होते हैं, तो एक फैदम में 6 फीट होते हैं, है ना। एक फैदम में कितने फीट होते हैं, तो एक फैदम में 6 फीट होते हैं। तो हम लोग पेपर में यह भी पूछा जाता है कि फैदमोमीटर का प्रयोग किसमें करेंगे, फैदमो। तो फैदम जब समुद्र की गहराई नाप रहे हैं, जब समुद्र की गहराई फैदम से नाप रहे हैं तो फैदमोमीटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ क्या ये बात आपको समझ में आई। सब लोग बोल दें यस सर, जल्दी से, फटाफट से। बहुत बढ़िया। तो बस आज के लिए इतना काफी है, मुझे लग रहा है आज के लिए इतना काफी है।